नमस्कार बच्चों, जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ना, इसकी क्वालिटी हमें इतनी हाई रखनी है कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में ये क्लास आपके लिए बहुत बड़ी बात साबित हो। और वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास डेली रात 10 बजे शुरू होगी। ये क्लास मैं लाइव ले रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स आप पूरी तेजी से करेंगे और मैं वैलिड कमेंट्स आपके पढ़ूंगा भी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश की 0 से लेके और टॉप लेवल तक की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि परफेक्शन आए इंग्लिश में। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, हम सब कुछ इस प्रैक्टिस बैच में कवर करने वाले हैं, जो क्लास डेली रात 10 बजे होगी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, हम इस बैच में ऐसा क्या रखेंगे कि इसकी वजह से आपका सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट भी बेहतर होंगे। वो क्या रखेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। इस बैच की जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ना, वो है एक कॉन्सेप्ट एक बार और प्रत्येक कॉन्सेप्ट एक बार। जैसे बच्चों क्या होता है कि आप चाहे मैथ की बात कर लें चाहे इंग्लिश की बात कर लें, होता क्या है प्यारे बच्चों, आप एक चैप्टर में एक ही टाइप के क्वेश्चन 20-20, 30-30 करते रहते हैं। ऐसी ऐसी किताबें आई हुई है मार्केट में। हमें क्या करना है कि हमें एक कॉन्सेप्ट एक ही बार करना है, बस तसल्ली से करना है, लॉक कर देना है एक ही बार में। तो हम वही करने वाले हैं इस क्लास में। कोई भी चैप्टर का, कोई भी, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे कोई भी चीज हो, जो चीज एक बार इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने कर ली वो हम दोबारा नहीं करेंगे इस प्रैक्टिस सीरीज में। इस बात को आप सबने ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इस क्लास में हम कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाने पे फोकस करेंगे और आपके पढ़ाई से रिलेटेड प्रत्येक कमेंट को मैं देखूंगा और प्रत्येक कमेंट को मैं लूंगा। आपको यह देखना है कि जो आज की डेट के एग्जाम्स हैं वो आपसे नॉलेज होने के बाद भी क्वेश्चन कैसे कैसे गलत करा लेते हैं। और भाई अब आपके मन में यह सवाल है कि सर ये कौन से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस बैच से प्रैक्टिस करने के बाद आप इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाने वाला कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, इंग्लिश विद परफेक्शन आपको नजर आएगी आपकी। ठीक है जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्रेपोजिशन की पहली क्लास है। ठीक है भैया, एक बेसिक सी बात बताऊंगा। भाई इंडिया में आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैंने अपनी 9 साल की मेहनत से सींची हुई मेरी मेहनत 400 प्लस वीडियोस का पूरा इंग्लिश का सिलेबस का, पूरे सिलेबस का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत के बच्चों के लिए एप्लीकेशन पर सिस्टमैटिक ढंग से खोल रखा है। अभी तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है। इस क्लास के खत्म होने के लास्ट में बताऊंगा कि किसी का ये बैच एक्टिवेट नहीं हुआ तो वो कैसे इस पूरे फ्री बैच को एक्टिवेट करवा सकता है। ठीक है जी, तो अब मैं आपसे शुरुआत करता हूं। प्रैक्टिस बैच ये पूरा यहां शुरू हो रहा है यूट्यूब पे, 10 बजे डेली इसकी क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, आप फटाफट इसका आंसर कीजिए। ठीक है, अब मैं आपका सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट देखूंगा, उसके अलावा कोई भी कमेंट होगा ना वो मुझे दिखेगा ना मैं उसको देखने वाला हूं। ठीक है, देखिए चलिए भाई, क्लास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि आप लोग लाइव आना छोड़ देंगे तो हम क्लास भी छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। फोकस कीजिए भाई। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। देखिए आपको समझना है कि जैसे कोई छत होती है ना, उसके नीचे हम खड़े होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कमरा है और इस कमरे की ये छत है और आप यहां खड़े हैं, तो इस छत के नीचे आप खड़े हैं। तो आप ध्यान से समझिए, उसने अपना व्हीकल पार्क किया शेड ऑफ द ट्री में। देखिए यदि वो ये कहता डैश अ ट्री, पेड़ के तो नीचे हो सकता है, तो यदि पेड़ के नीचे होता तो अंडर अ ट्री आता, लेकिन यहां कह रहा है शेड। शेड होता है जो छाया होता है, तो वो छाया का एक एरिया बना हुआ है पेड़ का, तो वो उस छाया में खड़ा करके गया। जब एरिया की बात हो तो इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कह रहा है पार्क हिज व्हीकल। व्हीकल होता है आपका जो साधन होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है आपका। तो ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बीनीथ और अंडर, बीनीथ और अंडर सेम मीनिंग की प्रेपोजिशन है, तो आपको ध्यान रखना है बीनीथ आज की डेट में आउटडेटेड है,
इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और ऑन जो है वो सरफेस की प्रेपोजिशन होती है, सरफेस की प्रेपोजिशन। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब सरफेस कांटेक्ट हो दो चीजों के बीच तो आप ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भैया, इंप्रूवमेंट्स हैं पेपर में पूछे हुए, सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, मैं डेट नहीं डाल रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद देम, कनन ने मुझसे पूछा गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वॉन्ट। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। वो कह रहा है नो इंप्रूवमेंट है, तो आप कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वही सही है। ये है, यदि ये सही नहीं है तो इन तीन में से छांटना है। तो इसका जो उत्तर है ना वो 1 सेकंड के अंदर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई सत्यम कुमार, ये क्लास बिल्कुल फोकस्ड है इस एग्जाम के लिए जिसका नाम आपने लिखा है, तो आप फोकस यहां पर रखिए भाई, ठीक है। कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट। देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। देखिए ये बट है जो ये कंजक्शन है और इसके इधर क्लोज 1 है, इंग्लिश में सब कुछ क्लोजेस के फॉर्मेट में चलता है। ये क्लोज 2 है भैया, ठीक है, 2 क्लोज हो गए। अब भैया ये आपका मेन क्लोज है और ये पास्ट टेंस में है, तो एक बेसिक सी बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपका मेन क्लोज पास्ट टेंस में होता है तो अदर क्लोजेस में यदि यूनिवर्सल फैक्ट हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। लेकिन यदि आपका मेन क्लोज पास्ट टेंस में और दूसरे में नॉर्मल स्टेटमेंट है तो वो भी पास्ट में आएगा। तो ये डिड सही लिखा हुआ है, तो यहां पर डू नॉट वांट और डू नॉट वांट टू ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। यहां पे ये दोनों ऑप्शन घट गए क्योंकि मेन क्लोज जब पास्ट में है तो अदर क्लोज या उसके इक्विवेलेंट क्लोज वो भैया पास्ट में ही आता है। प्रेजेंट में वो तभी आ सकता है जब वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो, तब वो आ सकता है। इसके अलावा एक बात और समझनी है आपने, बार बार आपके सामने आएगा डिड नॉट। भैया डिड नॉट के बाद V1 आता है, कभी भी V2 मत लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो अब यहां भी डिडंट वांट है और यहां भी डिडंट वांट। अब बात है 2 की। देखिए भाई यहां पर कह रहा है कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद देम। भाई कनन ने मुझसे कहा गो राउंड विद देम के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्या करना नहीं चाहता? यही बात नहीं चाहता। तो जब आपको सेम सेंस कैरी फॉरवर्ड करनी हो तो वो चीज लगा के छोड़नी पड़ेगी आपको, और ये बहुत रेयर केस है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस प्रेपोजिशन का। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा। तो नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर नहीं होगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, स्ट्रगलर बॉय भाई धीरे भी कर लेते हैं, मैं आपको ध्यान से सुनिए। हाँ ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेंगे, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं। 1 घंटा चलेगी भाई, डेली होगी नैना, ठीक है नैना बेटा 1 घंटा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन, ये पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में आप एरर 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 करते करते बावड़े हो गए हैं। इंप्रूवमेंट भी कर लो, इंप्रूवमेंट में कितनी बारीकियां आती हैं ये देखो, चुटकियों में गलती हो जाएंगी आपसे। कितनी वेरिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को ऑब्जर्व करके रखो, ठीक है। जब आपको बेटा यही सेंस कैरी फॉरवर्ड करनी है ना, ये बच्ची बोल रही है खुशी तनेजा, यही सेंस कैरी फॉरवर्ड करनी है कि भाई वो तो मुझसे कह रहा था ये करने के लिए लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्या यही वाली चीज। तो टू लगा के इन्फिनेटिव की सेंस पेंडिंग छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज एडिक्टेड टू। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इंग्लिश में टू के बाद P1 आती है भाई यदि वर्ब लिखोगे, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनेटिव, और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, टू के बाद V1। अब कुछ टू ऐसे हैं जैसे भैया एडिक्टेड टू, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, अवर्स टू, ये टू ऐसे हैं विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। क्वेश्चन आएगा भाई छप के यूं के यूं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू टेकन टू, एक अक्षर भी चेंज नहीं होना चाहिए, गिवन टू टेकन टू, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, प्रोन टू, प्रोन टू, बी का फॉर्म प्लस यूज्ड टू, या गेट का फॉर्म प्लस यूज टू।
देखो बच्चा, इंग्लिश में टू के बाद V1 आएगा और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है इन्फिनेटिव, और ये सही है। 99% केसेस में टू के बाद V1 नहीं आता इंग्लिश में, इस बात को आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा ध्यान देना, ये कुछ टू ऐसे हैं जो अटैच होते हैं, जैसे ये अटैच होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। तो यहां पर इन्फिनेटिव का रूल नहीं लगेगा। यदि एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, अवर्स टू के बाद V1 आता है तो आपको इसे नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रेपोजिशन के बाद, हर एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन का फॉर्मेट यूज करना होता है। तो कुछ टू ऐसे हैं जो अपने बाद V1 प्लस ING लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए। यदि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, कोई भी प्रेपोजिशन हो दुनिया की, उसके बाद यदि वर्ब आ जाए ना, तो बेटा इसे हमेशा ING में बदलना होता है। क्यों बदलना होता है? क्योंकि ING में बदलने पर यह वर्ब नाउन का काम करने लगती है, इसे जिरंड कहते हैं। लेकिन टू के केस में आप उस V1 को ING में नहीं बदलेंगे। देखिए सत्यम कुमार, बेटा ध्यान से सुनिए आप बात। मैंने अपना पूरा बैच फ्री कर रखा है और 400 प्लस वीडियो में पूरे बेसिक से आप ना भारत के किसी भी सम्मानित अध्यापक के छात्र हों, मेरा पूरा बैच रिकॉर्डेड सारे चैप्टर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा बच्चों के लिए। आप कोई भी चैप्टर जो आपने किसी भी अध्यापक से पढ़ रखा उस बैच से जाके पढ़ लीजिए, आपका नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां भाई प्रैक्टिस करवा रहा हूं और प्रैक्टिस अल्टीमेट लेवल पे कराऊंगा। IQ बढ़ाओ अपना, ठीक है, IQ डाउन मत करो, ठीक है भाई। पेपर में ना कट ऑफ भाई साहब 90% जा रही है, और 90% के लिए ना यहां जिगरा करड़ा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे भाई, सर फटेगा ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आई तो उसे नाउन बनाना पड़ेगा, जिरंड बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई यदि टू के बाद वर्ब आई तो भैया टू के बाद V1 ही लिखी जाती है, सिर्फ इन टू के केसेस को छोड़ के, क्योंकि ये या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं या प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद यदि V1 आया, टू वाला हो बेशक वो, तो वो ING लेगा। तो भैया यहां पर ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, तो क्या होगा, स्मोकिंग होगा भाई, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और एडिक्टेड के साथ लगा हुआ टू। यदि ये टू पीछे अटैच है ना, तो भैया ये V1 नहीं, V1 प्लस ING लेगा सब जगह। और एक बात सुन लो, यदि मैंने गिवन टू कहा है तो आपको गिव टू नहीं सोचना है, मैंने टेकन टू कहा है तो आपको टेक टू नहीं सोचना है। सिर्फ जो लिखा हुआ है सिर्फ उतने ही वर्ड तक नियम अप्लाई होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडिक्टेड के साथ टू भी आता है और उसके बाद V1 नहीं, V1 प्लस ING आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप ये वाली चीज नहीं कर सकते। देखिए आप कहें सर ये भी तो कर सकते हैं, यूज टू स्मोक। भैया ध्यान से समझना, यहां पर इज को अंडरलाइन नहीं किया इसने सिर्फ इतने को अंडरलाइन किया है, तो इतने को ठीक करना है। तो ही इज यूज टू, ये कोई सेंस नहीं बनेगी, तो ये कट गया आपका। एडिक्टेड के साथ ऑफ और विद नहीं आता है भाई, और एडिक्टेड होता है आदि होना किसी चीज का, हैबिचुअल होना है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू का, इसका गर्दा उड़ा दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैन दिस मशीन बी अडोप्टेड इन फार्म वर्क? पहले तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी में जो अडोप्ट होता है वो गोद लेना या अपनाना होता है, गोद लेना या अपनाना, ठीक है। अब यहां पर मेरा बच्चा ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी में हल्का सा वर्ड है अडेप्ट, बड़ा खतरनाक वर्ड है। देखिए ये ओ, इस ओ से याद रखिए ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज क्या होता है बेटा? अनाथालय। और अनाथालय से क्या लिए जाते हैं बच्चा? गोद लिए जाते हैं। ऑर्फन होता है अनाथ। ये आपको याद रखनी होंगी चीजें, ठीक है, बड़े काम की चीजें हैं। तो अडोप्ट और अडेप्ट भी कई बार आ जाता है। इस ई से एक्सपर्ट याद रखिएगा बेटा, क्योंकि इस अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। इसका सिनोनिम होता है एक्सपर्ट। इसका सिनोनिम है ना बच्चा प्रोफिशिएंट भी हो सकता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल वर्ड से याद रखिएगा, प्रोफिशिएंट इसका सिनोनिम है, ठीक है। उसके बाद भैया इसका ना एक सिनोनिम स्किलफुल भी है। और भाई साहब स्किलफुल की स्पेलिंग आ जाती है पेपर में तो नानी मर जाती है, ठीक है। स्किलफुल तो ए कहलाती है और आप डबल एल लिख के आ जाएंगे, ठीक है।
भाई पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब्र करो, पढ़ने पर फोकस करो यार, क्लास के लास्ट में सब बताऊंगा। इस क्लास में वही आए जिसको बनना हो भैया 3 स्टार लगाने हो, जिसको कंधे पे, जिसका आईक्यू स्ट्रांग हो, जिसको सिर्फ पढ़ना हो, वही इस क्लास में आए। ठीक है, फालतू बकवासबाजी भाई, मेरे को सौम्यर भाई, मेरे को नमस्कार नहीं चाहिए इस टाइम, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मुझे कोई नमस्कार नहीं चाहिए, ठीक है ना। रात के 10 बजे यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना है भाई, ठीक है। मेरे को यूट्यूबरिया नहीं बनना है, मेरे को मास्टर बनना है, और मैं मास्टर ही हूं, ठीक है। तो स्किलफुल की स्पेलिंग आती है, मेरा बोला हुआ एक एक अक्षर यूं छपा हुआ आएगा पेपर में, ध्यान रखना इस बात को। तो स्किलफुल की स्पेलिंग है ना भैया, ए कहलाती है, और यही पेपर में होता है, और तुम कांड करके आते हो, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए भाई, सीमा नैन किसी दूसरे टीचर का नाम लिख के आप बिल्कुल भी दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर। आप किसी, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी टीचर का बच्चा मेरी क्लास लेके देखे, आपको अल्टीमेट लेवल का मजा आ जाएगा। बट आप किसी भी सीनियर टीचर जिसने ढेरों बच्चों को अपनी जिंदगी दे दी है, आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मेरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी किसी भी टीचर की आलोचना ना करे। आपको उससे समझ नहीं आ रहा, ये आपका इश्यू है। मैं 0 से पढ़ा रहा हूं, बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं बना हूं, तो मैं भाई बिल्कुल पूरी नीयत से पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आएगा मेरा पैटर्न। लेकिन आप प्लीज किसी टीचर का नाम लेके उसे क्रिटिसाइज ना करें खुले मंच में। हर टीचर ने बच्चों के लिए जी जान लगाई है भाई। अब यहीं पर एक वर्ड है अकम्प्लिश्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब भी भैया निपुण होता है, तो ये सिनोनिम आ जाता है अकम्प्लिश्ड कई बार। और आपको पता है ये जो एक्सपर्ट वाला अकम्प्लिश्ड है ना, इसके साथ हमेशा इन आती है। देखो ये जो इन लिखी हुई है ना, उसने इन ऐसे ही नहीं लिखा है, ध्यान से समझना भैया, उसने इन ऐसे ही नहीं लिखा है। उसे पता है कि इस अडॉप्ट का हल्का सा भी मीनिंग तुमने गलत ले लिया ना, तो कांड हुआ बैठा है भाई। ध्यान से सुनना, ये अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है निपुण, जबकि एक वर्ड है भैया अकम्प्लाइज, भैया इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। अपराध में जो साथी होता है, बड़े हल्के हल्के वर्ड का अंतर है। और इसकी भी स्पेलिंग आती है अकम्प्लिश्ड की कई बार, क्योंकि डबल सी है, क्योंकि भैया पेपर में अकोमोडेशन की स्पेलिंग भी आती है, और उसमें भैया डबल सी आता है और डबल एम आता है, जबकि अकम्प्लिश्ड में सिर्फ 2 सी आते हैं और एम एक आता है। ये पेपर में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। भाई आज की क्लास जिसमें अंत तक देखने की हिम्मत हो, वो क्लास में अंत तक बने रहे। लास्ट में मैं बता दूंगा नोट्स बनाने हैं कि नहीं, पीडीएफ लेनी है कि नहीं, सारी बकवास बाद में कर लेंगे। ऐसे चलेंगे तो 20 मिनट में 4 क्वेश्चन हुए लाला, कॉन्सेंट्रेट कर लो, मर जाएंगे ऐसे। पेपर सर पे है हमारे, ठीक है, नौकरी ऐसे ही नहीं मिला करती। फटाफट सुनने पे ध्यान दो बस, देखो ध्यान से। अकोमोडेशन की स्पेलिंग आती है भाई, एक एक अक्षर पेपर का बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। इस एक्सपर्ट है ना कोई बंदा किसी क्षेत्र में, तो इन आती है। ये एक्सपर्ट वाला नहीं है, ये अपनाने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत खेल खेला गया है। ये बाय ऑप्शन पता है क्यों दिया गया? तुम्हें लग रहा है कि एग्जामिनर फद्दू है इसलिए दिया, नहीं भाई, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, और पैसिव में बाय प्रेपोजिशन आती है। लेकिन भैया पैसिव में बाय तब आती है जब पीछे डूअर लिखा हो। डूअर मतलब काम करने वाला, यदि वो लिखा हो तो आप डूअर लिख सकते हैं भैया, पीछे बाय लिख सकते हैं। वो कह रहा है कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड फार्म वर्क, क्या ये मशीन अपनाई जाती है फार्म वर्क में, खेतों के काम में? किसके द्वारा? किसान के द्वारा। तो भैया डूअर नहीं लिखा हुआ है तो बाय नहीं आएगा लाला। और इन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन का मतलब में मत बनाओ भैया। ये जो तुम्हारी आदत है ना कि इन मतलब में, ओन मतलब पर, ठीक है। यदि तुम ऐसे प्रेपोजिशन के मीनिंग निकालोगे ना तो तुम्हारे पर कुतर दिए जाएंगे लाला, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो गजब ढाना है ना, तो भैया अल्टीमेट लेवल पे बात सीखो। काम की बात क्या है मेरा बच्चा, बिल्कुल अच्छे से। भैया मशीन अडॉप्ट की जाती है फार्म वर्क में, तो यानी कि हम पर्पस बता रहे हैं लाला, और पर्पस के लिए 4 प्रेपोजिशन आती है भैया। तो ये रहा आपका उत्तर ना, इसका कोई काम है, क्योंकि अडॉप्टेड इनटू फार्म वर्क। देखिए इनटू तो प्रेपोजिशन है किसी बाउंड्री के अंदर घुसने की, या फिर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे ना लिक्विड से कोई चीज गैस बन जाए, ठीक है, या सॉलिड से लिक्विड बन जाए, या सॉलिड से गैस बन जाए,
इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। और अवस्था परिवर्तन के लिए भी इनटू लिखा जाता है, और किसी बाउंड्री के अंदर घुसने के लिए भी इनटू लिखा जाता है। और इनटू का कुछ इस्तेमाल फ्रेजल वर्ब्स में भी होता है। तो भैया ध्यान देना, ये पैसिव इसलिए किया गया है कि तुम बाय ठोक दो, ये इन इसलिए किया गया है क्योंकि ये वाला वर्ड तांडव करता है। उसकी पूरी प्लानिंग होती है ऑप्शन बनाने की, तुम उसको हल्के में ना लो। तुम एक बात बताऊं, ये जो सिलेबस पढ़ पढ़ के कहीं से भी जा रहे हो ना तुम, इससे तुम्हारी पेपर में दाल गलने वाली है नहीं लाला। ये प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी कि उसने कोई ऑप्शन क्यों बनाया है, तब जाके फीलिंग आएगी भाई। ठीक है, आई कॉम्प्लीमेंटेड, गजब बात है भैया। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ये होता है हिंदी में इसका अर्थ होता है पूरक। अरे यू पूरक वूरक कुछ ना होता, बकवास चीज होती है ये ग्रामर की टर्म होती है, ग्रामर की टर्म। और इस पूरक को बोल देने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको हिंदी में मतलब इसका समझना है ना कॉम्प्लीमेंट का। तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भैया जो हमें जानकारी दे, जो हमें जानकारी दे। अब ये तो मैं भैया बताने से रहा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट होता है ग्रामर की टर्म, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है ये वाला आई वाला कॉम्प्लीमेंट। ये होता है किसी की प्रशंसा करना। अरे कई बार तुम अच्छे कपड़े पहना हो तो कोई लड़की तुम्हें कह देती है बड़े अच्छे लग रहे हो आज तो, और लड़की तो चाहे कुछ भी पहना है तुम तो हमेशा ही कह देते हो कि बड़ी सुंदर लग रही हो। तो ये जो तुम सुंदर लगने वाला डायलॉग मारते हो, तो तुम कहते हो कि अरे आज तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, आज तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो ये आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये वर्ब होता है लाला। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है भैया। ठीक है ना, पूरक। अब ध्यान से सुनो, अरे बाल को किसी छोरी पर तुम फोकस करोगे ना, फोकस, और कमेंट भी करोगे फिर। अरे फोकस, रुक जाओ एक बार। जब तुम किसी लड़की पर, है ना, जब तुम किसी लड़की पर क्या करते हो, तुम करते हो भैया फोकस, है ना, या कॉन्सेंट्रेट करते हो ना, कॉन्सेंट्रेट करते हो। फिर कभी कभी कमेंट भी कर देते हो, है ना, कमेंट भी पास कर देते हो। फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, कमेंट करते हो। कीन, कीन होता है मतलब ध्यान देना बहुत ज्यादा। ठीक है, वही मीनिंग हो गया फोकस, कीन, कॉन्सेंट्रेट, कमेंट करना। ठीक है, फिर कभी कभी उसकी प्रशंसा भी कर देते हो, कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हो। ठीक है, फिर यदि बात बन गई तो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर देते हो एक दूसरे को। और फिर जब मित्रता हो गई तो कुछ बातों के लिए इंसिस्ट भी कर देते हो, दबाव भी डाल देते हो, दबाव भी डाल देते हो। तो दबाव डालना, इंसिस्ट करना, फोर्स करना। तो लाला ध्यान देना, जब किसी लड़की पे तुम कमेंट करते हो ना, जब तुम किसी लड़की पर कमेंट करते हो, ठीक है, जब तुम कीन करते हो, फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो, और फिर कमेंट करते हो, और फिर उसकी प्रशंसा कर देते हो कमेंट के माध्यम से, और फिर तुम्हारी सेटिंग बन जाए तो लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी कर देते हैं, और फिर दोस्ती हो जाए तो कुछ बातों के लिए इंसिस्ट भी कर देते हो। तो ये लड़की पटाने वाली कहानी वाले सारे वर्डों के साथ ओन प्रपोजिशन आती है लाला। क्या आती है? ओन। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चंद्रपाल क्या कह रहे हैं भाई? सर मैं तो चैनल पे देख रहा कि कब शुरू होगी, पता नहीं अलग चैनल है क्या? ये अलग चैनल है भाई, हमारा मुख्य चैनल यही है दास वास्तिक इंस्टीट्यूट, वो दूसरा चैनल है लाला। ठीक है, गलत चैनल पे वेट कर रहे थे हैं। चलिए, कुछ बालक दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मेरे से भुंडी सुन लेंगे। भुंडी है ना, हरियाणवी में भुंडी का मीनिंग पता कर लो ताकि अगली क्लास में सुन ना लो। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, कमेंट, कीन, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, इंसिस्ट। भैया कॉम्प्लीमेंट है वर्ब, और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है यहां पर। वर्ब की प्रेपोजिशन उससे दूर भी आ सकती है। आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन, फॉर नहीं लाला, ओन आएगी। और मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट एक बार, सारे कॉन्सेप्ट एक बार। इसका मतलब क्या है कि भाई जब मैंने कॉम्प्लीमेंट के कुछ वर्ड करा दिए ना, अब ये सारे वर्ड पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा दोबारा फोकस, कॉन्सेंट्रेट, कमेंट, कीन, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट और इंसिस्ट से वाक्य लाने वाला नहीं हूं भाई। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। दे हैड टू पुट ऑफ अंटिल लेटर द ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैवी रेन। पहले तो आप एक बात समझिए, अंग्रेजी में बिकॉज हमारा होता है कंजक्शन, जबकि हल्का सा मीनिंग डिफरेंस हो जाए
बिकॉज ऑफ, ये होती है हमारी प्रेपोजिशन। ध्यान रखना, इसके बाद पूरा क्लोज आएगा और इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए यहां पर बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है तो यहां पर क्लोज नहीं आया, सिर्फ ऑब्जेक्ट आया हुआ है और इसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। वो कह रहा दे हैड टू पुट ऑफ। जब ऐसी फ्रेजल वर्ब देना भाई, ये पुट बड़ी तांडव चीज है, ठीक है, बड़ी गंदी चीज है पुट। देखिए पुट का मतलब होता है रखना, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। अब मैं तुम्हारे रख के दूं एक दो, ठीक है, देखो ध्यान से भैया, पुट का मतलब होता है रखना और ये होती है वर्ब और इसका V1, V2 और V3 होते हैं सेम, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान से सुनना, एक होता है भैया पुट अप। पुट अप होता है मेंशन करना, अंकित करना, मेंशन करना, अंकित करना। एक होता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है भैया बुझाना। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, एक्सटिंग्विश, ठीक है जी। एक्सटिंग्विश का मतलब भी होता है बुझाना, ठीक है। एक होता है भैया पुट ऑन। पुट ऑन होता है भैया कपड़े पहनना, कपड़े पहनने के लिए होता है भैया पुट ऑन। और पुट ऑफ, इसके होते हैं भैया दो मतलब। एक होता है भैया कपड़े उतारना, ये पेपर में आते ही यूं कहीं छप के, मैं पागल नहीं हूं या लिख रहा हूं। और पुट ऑफ का दूसरा मतलब होता है टू पोस्टपोन, ठीक है। तो ये पुट की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने पुट से आज, क्योंकि पुट बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहां पर पुट ऑफ पूछा है। अब हमने कहा यार पुट ऑफ क्या करें। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यदि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में आए, ठीक है, तो ध्यान देना भैया, यदि पुट ऑफ का मतलब, देखिए आपको पता है इसका उत्तर क्या होगा? पुट ऑफ का मतलब होगा पोस्टपोन, ठीक है। अब ये इसका मीनिंग है भैया, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि भैया ये ना, यदि ये क्वेश्चन तुम पेपर में अपने आप से करोगे ना तो सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा और नॉलेज होने के बाद भी बैंड बज जाएगी भाई। ध्यान से सुन लेना, कभी बाद में कोई शाना बने। तो आपने कहा कि भैया क्या बीमारी है, तुम्हें पता है पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। अब यदि इसका मतलब ही ये है तो मैं नो इंप्रूवमेंट भी कर सकता हूं। डिले और एडजर्न, डिले मतलब देरी करना, देरी करना, और एडजर्न मतलब स्थगित करना, स्थगित करना, ठीक है जी। वो जोली एलएलबी में कहता है ना, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ठीक है, एडजर्न मतलब स्थगित हो गया। अब यहां पर सवाल यह है कि पोस्टपोन, तो इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन मतलब बाद के लिए प्रस्तावित करना, बाद के लिए प्रस्तावित करना मतलब टाइम बदलना, पोस्टपोन करना, ठीक है। डिले करना अलग वर्ड है, पोस्टपोन करना अलग वर्ड। सवाल यह है कि ये उत्तर करें कि ये उत्तर करें, क्योंकि यदि नो इंप्रूवमेंट करते हो तो ये उत्तर है और ये करते हो तो ये उत्तर है। भाई अंडरलाइन इसने इतना पार्ट किया है, ध्यान से देख लेना अंडरलाइन क्या किया है। अब पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन। दे हैड टू पोस्टपोन अंटिल लेटर द ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तो भैया सीधी सी बात है, ओपन एयर परफॉर्मेंस है, उसको हैवी रेन की वजह से पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो इस पूरे को हटा के पोस्टपोन रखेंगे तभी वाक्य की सेंस बनेगी। पोस्टपोन द ओपन एयर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैवी रेन। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है कि फ्रेजल वर्ब यदि यहां पर होना तो उसका मीनिंग ही आपको ऑप्शन में डालना होता है, या फिर देखिए दो बातें हो सकती हैं फ्रेजल। अरे पेपर में ये चीजें छपी हुई आएंगी, यही चीजें जो तुम्हें मारती हैं। ध्यान से सुन लेना भैया, पेपर में यदि फ्रेजल वर्ब गलत होगी तो ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में भी फ्रेजल वर्ब आएंगी। यदि एक फ्रेजल वर्ब यहां पे और ऑप्शन में भी 4 फ्रेजल वर्ब है तो है ये फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि गलत यूज हो गई फ्रेजल वर्ब। और यदि भाई साहब यदि फ्रेजल वर्ब आई और उसके मीनिंग लिखे हुए नीचे, तो उत्तर में आपको उसका मीनिंग ही देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लो वही आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वही आ गया जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अच्छे से देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ही इज कट अप टू बी अ गुड टीचर। अब यहां पर एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन और मीनिंग थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, मीनिंग अलग हो। तो लाला मीनिंग अलग हो
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा कि ये फ्रेजल वर्ब हो गई। अब सवाल ये है कि यार फ्रेजल वर्ब कटअप का मीनिंग क्या होता है? अब ये तो आपने किसी ने नहीं पढ़ी होगी भैया, कोई उत्तर बताओ रे फटाफट। अच्छा, स्वीट गर्ल कह रही है कट आउट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए पहले तो आ जाइए कटअप। कटअप का मतलब होता है टू बिहेव इन अ नॉइसी वे, टू बिहेव इन अ नॉइसी वे, ठीक है, एक नॉइसी वे में बिहेव करना, ठीक है। कट आउट का मतलब होता है टू हैव द एबिलिटीज, टू हैव द एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर समथिंग, रिक्वायर्ड फॉर समथिंग। अरे यार तुम्हें ऐसे नहीं याद रहेगा, कट आउट मैं कराता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना भैया, मैं आपको कट आउट याद कराता हूं, ठीक है, कट आउट याद कराता हूं। ये रहा देखो कट आउट। पता है क्या है? जैसे एक फोटो हो गया, मैंने फोटो क्लिक कराया, अभी ऐसे फोटो क्लिक करा लिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे ये थंबनेल पे लगाना है फोटो। अब थंबनेल पे, कल वाले थंबनेल पे मुझे ये फोटो लगाना है ऐसे। तो यार ये वाली चीज तो नहीं लिखना, तो मुझे कुछ और पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो यदि मैं अपने फोटो का सिर्फ वो हिस्सा काट लूं जो मुझे कल के थंबनेल में चाहिए, ठीक है, जो कल के थंबनेल में, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक फोल्डर है जिसमें मास्टरों की ना जो फोटो है ना, जो थंबनेल पे लगानी होती हैं, वो कटआउट के नाम से रखी हुई है हमने। कटआउट मतलब टू हैव द एबिलिटी टू यूज समवेयर, मतलब इस फोटो में ये एबिलिटी थी कि मैंने इसको यहां पे यूज कर लिया, ठीक है। यदि यही फोटो ऐसे होता तो मैं इसको यूज नहीं कर पाता, तो मेरे इसके लिए कटआउट है। तो कटआउट का मतलब होता है टू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है। कोई एबिलिटी होना जो किसी चीज के लिए रिक्वायर्ड है। कट इन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कटअप होता है टू बिहेव इन अ नॉइसी वे, और कट इन होता है टू गो इन फ्रंट ऑफ, टू गो इन फ्रंट ऑफ समवन वेटिंग। भैया यदि कोई आपका इंतजार कर रहा है ना, अंग्रेजी में ना बड़ी खतरनाक बीमारी है, एक पुतिन है, एक पुतिन है, एक कटिन है। पुतिन नहीं है ये, रूस वाला राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है ना, और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है। तो पुतिन का मतलब पता क्या होता है? जो तुम कर रहे हो अभी, जो मैं कर रहा हूं। पुतिन होता है मैक्सिमम एफर्ट डाल देना किसी चीज में, पुट इन होता है मैक्सिमम एफर्ट डाल देना, और कट इन होता है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रही है, उसके पास चले जाओ, उसके सामने। इन फ्रंट ऑफ एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, तो कट इन होता है। कट फॉर कुछ नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भैया? वो अच्छा टीचर होने की क्या नहीं है उसके अंदर योग्यता, तो भैया कट आउट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कट आउट इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारी फ्रेजल वर्ब बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा वजह कुछ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यदि इस क्लास के लिए भी तुम 1000+ बच्चे लाइव नहीं रह सकते ना, डूब के मर जाओ इस बेस्ट क्वालिटी पे। खैर कोई बात नहीं, जो आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन भैया इस क्लास को शेयर करना। और इस क्लास में यदि आपका लाइव काउंट गिरा तो ये क्लास लाइव खत्म होते ही हटा दिया करूंगा, मैं क्लास डेली लूंगा, ठीक है। फिर बाद में बोलना मत। माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली, भैया देखिए ऑन होती है सरफेस की प्रेपोजिशन, ठीक है, सरफेस की प्रेपोजिशन। और जो एरिया की प्रेपोजिशन होती है, एरिया की, वो भैया एट होती है और इन होती है, ठीक है। अब एरिया यदि बड़ा है तो भैया इन होती है, और यदि छोटा सा एरिया है जैसे बस स्टॉप, बस स्टैंड, तो एट होती है। तो माई फादर लिव्स इन दिल्ली आएगा भैया, इसमें कोई ज्यादा टंटा है नहीं। एट दिल्ली नहीं होगा, इनसाइड दिल्ली नहीं होगा। इनसाइड और आउटसाइड लाला डायरेक्शन की प्रेपोजिशन है, ठीक है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। आप ये नहीं कहेंगे सर इनसाइड मतलब, नहीं, ये डायरेक्शन की प्रेपोजिशन है, आप इनका यूज नहीं करेंगे। जब आप किसी शहर के अंदर रहते हैं तो आप इन ही लिखेंगे, इनसाइड नहीं लिखेंगे भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विद दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क इजिली विद दिस जॉब। इन एक्स्ट्रा लोगों के साथ, यहां से वाक्य शुरू है, यू कैन वर्क। देखते हैं, यू कैन वर्क इजिली विद दिस जॉब। अब यहां पर है डील, इंप्रूव और कोप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इन एक्स्ट्रा लोगों के साथ तुम वर्क कर सकते हो इजिली विद दिस जॉब।
यार विद पता किसकी प्रेपोजिशन है, ध्यान से सुनना। विद होती है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन की प्रेपोजिशन। वेपन मतलब कोई भी काम तुम्हारे वाक्य में हो रहा हो ना, काम का हथियार, काम का हथियार, काम करने का हथियार, उसकी प्रेपोजिशन होती है विद सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे लाला आई एम राइटिंग विद अ पेन, आई एम राइटिंग विद अ पेन। भाई मेरे लिखने का हथियार क्या है, पेन है। आप कहेंगे सर हमने तो गोली गोली वोली सोच ली थी। नहीं लाला, गोली नहीं। देखिए यदि किसी ने किसी का मर्डर किया है विद अ नाइफ, विद अ गन, सही है, हथियार लिखना है काम के करने का तो विद लिखना है। तो यार विद दिस जॉब कोई बात बनी नहीं, ठीक है। तो ये तो वर्क तो कट गया, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। आपको पता है कोप विद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है और पेपर में ना बार बार आएगा, कोप अप विद। तुम्हारा दिमाग इस बात पे पूरा भंड होएगा कि लगाएं कि हटाएं, काटना है। कोप विद, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और भाई किसी सिचुएशन से या किसी व्यक्ति से डील कर रहे होते ना, तो मैं यहां डील विद भी लिख सकता था, लेकिन मुझे डील विद नहीं लिखना है। कोप विद का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। तो यहां पर आपका कोप विद आएगा। यू कैन कोप इजिली विद दिस जॉब। इस जॉब में आप अच्छे से इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं एक्स्ट्रा पीपल के साथ। डील विद सिचुएशन होता है, बता ही देता हूं मैं तुम्हें। देखिए डील के साथ इन लिखना है तो व्यापार का नाम लिखना है यहां। जैसे डील इन कॉस्मेटिक्स, डील इन डील इन कॉस्मेटिक्स, डील इन राइस, डील इन वीट। किसी भी चीज का व्यापार करते हो तुम, जैसे मान लो तुम मुझे व्यापारी कहना चाहो तो कह सकते हो डील इन एजुकेशन, ठीक है। फिर भैया एक होता है डील विद, भाई किसी व्यक्ति से सामना करना हो या किसी सिचुएशन का, ठीक है। ये जॉब वाला कोई फंडा नहीं है डील विद में, ठीक है। जिसने डील विद लिखा था यहां पे गलत है। अरे बेटा ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि नानी मर जाती है पेपर में नॉलेज होने के बाद भी। तो भैया यहां पर क्या होगा, डील इन व्यापार का नाम, डील विद सिचुएशन, और एक ना अंग्रेजी में डील आउट होता है जिसका मतलब होता है बांटना। इसका क्वेश्चन ले रखा मैंने आगे, ठीक है। डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। और डील का सेकंड फॉर्म डील्ट होता है, DEALT। तो डील्ट आउट आए ना तो उसका मतलब होता है बांटना। चलिए भाई आगे देखिए। फॉरनर्स विदेशी, ओफन, ओफन होती है बेटा एडवर्ब, याद रखना। और मेन वर्ब के पहले आ सकती है, तो ये मेन वर्ब है और ये प्लूरल है तो इसलिए ये V1 आया है, ठीक है बेटा। याद रखना अंग्रेजी में ना कम एक्रोस, एक्रोस है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन आने का कोई खास औचित्य होता नहीं है। या तो पैसिव वॉइस में आ सकती है या फ्रेजल वर्ब वाले केस में आ सकती है। तो कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक से मिलना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कम एक्रोस वाला। तुम्हें पता है कम एक्रोस के साथ बार बार विद लिख के देगा, काटना आपने। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना। ये देखो कम एक्रोस विद कट गया, कम क्रॉस विद गलत है, कम एक्रोस यही सही है। लेकिन एक बात और सुन लेना, जिस कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक से मिलना, तो कम एक्रोस आ गया ना तो उस वाक्य में बाय चांस या सडनली, बाय चांस या सडनली ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सुपरफ्लोस हो जाता है। और अंग्रेजी में आई मेट राम, भैया इसका मतलब है राम से मिला, और आई मेट विद राम, ठीक है। यदि मेट के बाद भैया विद लिखा हो ना तो अंग्रेजी में मेट, MWT मीट, मेट और मेट, भैया मेट विद का मतलब भी होता है कम एक्रोस। याद रखना लाला, कंफ्यूज मत होना। यदि कम आया है तो एक्रोस लिखना है, और यदि मीट आया है और अचानक से मिलने वाला मीनिंग है तो विद लिखना है। जैसे मान लो हम लोगों ने प्लानिंग करके मुलाकात की, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम लोगों ने प्लानिंग करके मुलाकात की तो आई मेट यू, ठीक है। लेकिन यदि हम अचानक से कहीं मिल गए तो आई मेट विद यू, तो दोनों केस सही है मेट के। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वी वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। ध्यान से सुनना, सहमति, सहमति के वर्ड कौन है, एग्री, ठीक है। एग्री, एक्सीड, ये सिनोनिम आता पेपर में एग्री का एक्सीड। कोनकर,
CONCUR, एग्री, एक्सीड, कॉन्कर, ठीक है। एसेंट, एसेंट है, एसेंड नहीं है। अंग्रेजी का खेल ही ये है। एसेंड का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो ASCEND, एसेंड होती है चढ़ाई, समझ लेना, और असेंडिंग होता है चढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंड, डिसेंड होता है उतरना, ठीक है। और ये एक्सेंट है, ठीक है। तो सहमति, और इसका उल्टा कर लो असहमति, डिसएग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट केस करा रहा हूं, डिसएग्री और डिसेंट। भैया सहमति और असहमति एक दूसरे के सिनोनिम और एंटोनिम है, और इनके साथ प्रेपोजिशन क्या है भैया, ध्यान से सुन लेना। यदि अक्षर लिखा आ जाए पॉइंट, इशू या मैटर, तो हमेशा ऑन आएगी, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हमेशा ऑन आएगी, कोई भी परिस्थिति हो जाए। और यदि विद लिखना है तो यहां व्यक्ति होना चाहिए भैया, व्यक्ति। और यदि टू लिखना है तो कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, ठीक है, कोई विचार है, ठीक है। तो आइडिया या ओपिनियन के केस में इनके साथ टू आती है। आप कहेंगे सर एस्टोनिश तो आया ही नहीं, मैंने पहले कहा सहमति और असहमति। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे वर्ड छप के आएंगे पेपर में भाई। एक वर्ड है एंग्री, एंग्री होता है नाराज होना। एंग्री में आप लिख सकते हैं एंग्री, अनोयड, अनोयड इरिटेट होना, ठीक है, इरिटेट, इरिटेटेड, ठीक है, वेक्स्ड, ठीक है, ये वाले वर्ड। यदि भैया आप किसी से किसी पॉइंट, इशू या मैटर पे हैं, पॉइंट, इशू या मैटर पे हैं, क्या एंग्री, अनोयड, इरिटेटेड और वेक्स्ड, तो लाला एट आएगा, सॉरी ऑन आएगा यहां पे। क्या आएगा? ऑन, क्योंकि पॉइंट, इशू और मैटर के पहले हमेशा ऑन आना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन भैया यहां पर यदि आप नाराज किसी व्यक्ति से हैं तो फिर से विद आएगा, यानी सहमत है किसी व्यक्ति से तो भी विद, असहमत है तो भी विद, और नाराज हैं तो भी विद। और यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत और असहमत हैं तो विद, नाराज है तो भी विद। और किसी बात पर सहमत और असहमत हैं तो टू आएगा, लेकिन किसी बात पर नाराज हैं, ठीक है, किसी बात पर, तो भैया एट आएगा। और अब आ जाओ झटके वाले वर्ड। भाई सरप्राइज्ड, झटका दे दिया, शोक दे दिया, शोक्ड, अमेज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, बिवाइल्डर्ड, ठीक है, ये वाले वर्ड झटका देने वाले वर्ड। इनमें फिर से क्या है भाई, पॉइंट, इशू और मैटर आया। यदि सीधा ही आया पॉइंट, इशू या मैटर, तो भैया क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर झटका ये किसी ने, व्यक्ति ने दिया है ना, तो विद नहीं आएगा, बाय आएगा। और कोई और बात है तो एट आएगा। मतलब भैया सहमति, असहमति और नाराजगी, सहमति, असहमति और नाराजगी, यदि ये व्यक्ति से है तो विद आएगा। और झटका, सरप्राइज, शॉक, अमेज्ड, एस्टोनिश, बिवाइल्डर, व्यक्ति ने दिया तो बाय आएगा। और यदि सहमति और असहमति किसी बात पर है तो टू आएगा। और यदि नाराजगी और झटका किसी बात पर है तो एट आएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, सारे एक ही झटके में चटका लो। यही तो कह रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट एक बार, प्रत्येक कॉन्सेप्ट एक बार। तो भैया यहां पर एस्टोनिश्ड, ही इज फेलियर, किसी चीज पे एस्टोनिश हुआ है वो, तो क्या आएगा भैया? एट आएगा भाई, ठीक है। बिसाइड बीइंग अ पोइट, ही इज ऑल्सो अ फेमस सिंगर। भैया अंग्रेजी में बी साइड प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बगल में, ठीक है, मतलब टू द साइड ऑफ समवन। जैसे अपने बगल में बेंच पे कोई बैठता है ना, तब आपको बिसाइड लिखना है। लेकिन भैया अंग्रेजी में बिसाइड्स, इसका मतलब होता है प्लस का निशान। तो वो क्या है? एक फेमस सिंगर है प्लस एक पोइट है। तो जब प्लस के निशान वाला बिसाइड लिखना है तो आपको बिसाइड नहीं, बिसाइड्स लिखना है। और अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, इडियम्स में आता है, बिसाइड द मार्क, ठीक है। तो बिसाइड द मार्क होता है इररिलेवेंट, ठीक है भैया, जो सही ना हो, जो तर्क संगत ना हो। रेलेवेंट होता है जो तर्क संगत है, और इररिलेवेंट होता है जो सही ना हो। तो भैया यहां पर बिसाइड्स आएगा। अब बिसाइड्स के बाद बीइंग का बिकमिंग नहीं होएगा लाला, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बिसाइड्स बीइंग। पिछले का उत्तर बताया ना मैंने, ठीक है, इसमें एट आएगा भाई, ठीक है। उससे पिछले का उत्तर सबका बताया मैंने, ठीक है। बेटा क्वेश्चन है ना, हलवे नहीं आएंगे, तुम्हारी सांस निकली हुई होगी
उत्तर नहीं दिए जा रहे होंगे तुमसे, है ना? भैया उत्तर दो फटाफट, सांस मत अटकाओ, अटेंडेंस दे दो एक बार। भैया अन्नू, उसके बाद हरितिमा, हरितिमा की तो आ गई अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद भैया अंकुर, ठीक है। उसके बाद भैया मोहित, हमारे गांव वाला, ठीक है। उसके बाद और भी जो लोग हैं अटेंडेंस दीजिए भैया, मेरे को नाम सबके याद आएंगे नहीं, ठीक है। अटेंडेंस दीजिए फटाफट एक एक कमेंट करके। अरे ये तो गजब ही क्वेश्चन आ गया रे। ऑल द स्टूडेंट हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, क्या बात है भैया। अरे तुम पास आउट होते हो कॉलेज से, पास आउट का मतलब होता है लाला टू लीव कॉलेज, टू लीव कॉलेज। जब यहां कॉलेज लिखा हुआ हो ना तब आपको लिखना पास आउट। पास आउट तो ये लिखा हुआ है, पास आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, ना 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 ना, ये ना पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था, पूरा अंडरलाइन, ठीक है, पूरा अंडरलाइन है ये, ठीक है। हाँ मैं अटेंडेंस अब थोड़ी देर बाद लूंगा, मैं समझा दूं भाई फटाफट। ये बड़ा गजब क्वेश्चन है, देख लो बालको, तुम ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसी सेंस लगा के आओगे पेपर में, तुम्हारी लुटिया गुड़ 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 ऐसे बोलेगी, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट हैव पास्ड आउट ऑफ, अरे पास आउट होता है, आप कहते हैं ना भाई मैं फलाने कॉलेज से, आई पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज। हाँ जी, पास आउट में तो जब आपको टू लीव कॉलेज वाला मीनिंग देना है तब करना है, ठीक है। आपने कहा सर फाइनल एग्जाम दे दिए तो पास आउट हो ही गए, अरे एग्जाम दिए हैं अभी, ठीक है, ऐसा मत करो यार, ठीक है भैया। पास ऑन, अरे तुमने वेलकम फिल्म नहीं देखी? वेलकम, पहले वाली वेलकम, उसमें डॉन भाई कहते हैं कि ये बॉल पास करो, ठीक है, और जिसके ऊपर रुक गई उसी को ऊपर से कूदना है, ठीक है। पास ऑन करना होता है कोई चीज किसी को दूसरे को देना, ठीक है भैया। जैसे तुम क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मान लो 300 बच्चे जो अभी लाइव हैं, तो मान लो पीछे वाला बच्चा है उसके पास कोई चीज है, मैंने कहा भाई देना यार इसको, तो आप क्या करते हो, आगे आगे पास ऑन करते चले जाते हो। पास ऑन होता है, ठीक है, किसी वस्तु को आगे बढ़ाना, ठीक है, दूसरे को देना, आगे बढ़ाना, पास ऑन करना, ठीक है। तो आप ना इतने हरकती हैं, इतने लेजी हैं, इतने स्लैक हैं, इतने लेकेडेस्कियल हैं, इतने, ये सुन लो ये सिनोनिम है, इतने लेजी हो तुम, इतने स्लैक हो, इतने लेकेडेस्कियल हो, इतने इंडोलेंट हो, इतने लिथार्जिक हो, इतने स्लगिश हो कि उठ के चीज देने आने में तुम्हारी सांस फूल जाती है, ठीक है। स्लगिश सिनोनिम आता पेपर में, स्लगिश, इंडोलेंट, ठीक है। तोड़ पीट के गेट दिया तुम्हें तो तुम लेजी हो जाओगे, टोरपीड, ठीक है, याद रखना। लेकेडेस्कियल, हर चीज में तुम लैक कर रहे हो तो तुम स्लैक और लेकेडेस्कियल हो, ठीक है। तो भैया तुम इतने लेजी हो, इतने लेकेडेस्कियल हो, इतने डोरमेंट हो तुम कि भैया चीज है ना तुम पास ऑन करते हो, तुम उठ के आके नहीं देते। तो पास ऑन होता वस्तु को पास करना, तो वो भी मीनिंग नहीं बैठा। और भाई पास अवे का मतलब होता है बेटा मर जाना, टू डाई। जब कोई मर जाता है ना तो ऐसा लिखते हैं द ओल्ड मैन पास्ड एट द एज ऑफ 45, गलत है ये, 45 नहीं 95। द ओल्ड मैन पास्ड एट द एज ऑफ 95 ना, पास्ड अवे। और बेटा जो तुम पेपर में पास होते हो ना, तो बस सीधा पास याद कर लो। तुम पास होने के लिए भी कोई दूसरा वर्ड जोड़ोगे क्या? ना, सीधा पास्ड। ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन। पेपर में पास ऑन भी आता है, पास अवे भी आता है, पास आउट भी आता है, सारे आते हैं बेटा, याद रखना इस बात को, ठीक है। पास अवे मतलब मरना, ठीक है। पास ऑन मतलब किसी चीज को आगे पास करना, पास आउट मतलब कॉलेज को छोड़ के जाना। और पेपर पास करने के लिए यू विल पास द एसएससी एग्जाम, मतलब आप एसएससी एग्जाम को पास कर देंगे। बड़ा सिंपल सी बात है यार, ठीक है। कोई फ्रेजल वर्ब मत लगा ना, पास का मतलब पास करना ही होता है। सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूं हमेशा, ठीक है भैया। हमारे माँ बाप हमें बहुत सारी चीजें करने से प्रिवेंट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है, प्रोहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भविष्य में आने वाली समस्याओं से सेव करना चाहते हैं। क्योंकि वो तो कुछ दिन बाद रिजाइन कर देंगे या रिटायर हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से, और आप यदि उनकी बात मानोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और नहीं मानोगे तो बहुत सारी
हिंड्रेंसेस आएंगी, हिंडर आएंगी, रुकावटें आएंगी। ठीक है, जैसे आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि भाई बोरो मत करो, ठीक है, बोरो करने से एब्सटेन करो, एब्सटेन यानी कि परहेज करो या रिफ्रेन करो। ठीक है, नहीं मानोगे तो सफर करना पड़ेगा। तो ये मैं एक कहानी सुनाता हूं फ्रॉम की। तो फ्रॉम वाले वर्डों के साथ भैया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट के साथ पेपर में छपा आता है देन। ठीक है, देन नहीं लिखना है, फ्रॉम लिखना है। और तुम डिफरेंट के साथ फ्रॉम पढ़ के जाओगे तो पेपर में छपा आएगा इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट के साथ फ्रॉम नहीं लिखना, इनडिफरेंट के साथ टू लिखना है। डिफरेंट होता है अलग और इनडिफरेंट होता है उदासीन। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ना डिजायर, डिजायर के साथ पेपर में क्या छपा आता है, देखिए डिजायर और डिजायर का ही सिनोनिम है एम्बिशन। ठीक है, तो ये नाउन है और इनके साथ फोर आता है, जबकि डिजायर का एडजेक्टिव बनता है डिजायरस और एम्बिशन का बनता है एम्बिशियस। दोनों को साथ याद रखो। तो इनके साथ आती है ऑफ। इसी तरह भैया डिपेंडेंट छपा हुआ आएगा पेपर में, डिपेंडेंट के साथ आता है ऑन। और भैया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के साथ आता है ऑफ, छपा हुआ आएगा पेपर में। अबाइड के साथ आती है बाय और अडहेयर के साथ आती है टू, और दोनों का मतलब होता है मानना, पालना करना। ठीक है जी, तो एब्सटेन के साथ आएगा फ्रॉम, और फ्रॉम टू के बाद तो आती है वीवन, लेकिन अन्य किसी भी प्रपोजिशन के बाद आता है जिरंड। तो भैया फ्रॉम स्पीकिंग ये उत्तर हो जाएगा भैया। तो एक पेज पे क्या क्या करवा दिया ये देखना तुम्हारा काम है। अबाइड के साथ बाय आती है लाला। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट के साथ ऑन, इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ। भैया यदि तुम्हें इतनी प्रेपोजिशन भी नहीं आती, ये तो मेरी पहली क्लास है। जब प्रेपोजिशन की 5-6 प्रैक्टिस क्लास खत्म करूंगा मैं, तो लास्ट की तो कुछ ऐसी क्लास होंगी जिसमें तुम्हारी मतलब सिट्टी पिट्टी है जो हवा हो जाएगी, जब तुम्हें यही नहीं आ रहा। ये तो मेरे वाले जो बच्चे हैं ना, ये तो मतलब यूं ही उड़ा देंगे। ठीक है, इनमें से अधिकतर तो वो चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, यदि उन्होंने ढंग से पढ़ा है। ओहो, ही पुट अप अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट आर्टिकल। अरे यार, पुट अप तो मेंशन करना होता है। ठीक है, मेंशन करना। ठीक है, अब ये तो मीनिंग नहीं होगा ही पुट अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल। अरे उस आर्टिकल के ऊपर उसने बहुत सारा काम पुट इन किया भाई, पुट इन, बहुत ज्यादा काम करना, पुट इन, मैंने बताया था पुट इन होता है। ठीक है, अच्छा एक ना पुट डाउन होता है। पुट डाउन होता है टू लैंड एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लैंड होने के संदर्भ में आप एयरक्राफ्ट, मैंने उल्टा लिख दिया भाई ये। ठीक है भाई, तेज पढ़ा रहा हूं तो एक दो स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो माफ करना दोस्तों। एयरक्राफ्ट। ठीक है, और पुट ओवर क्या होता है? अब पुट ओवर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है नहीं लाला, है ना, लेकिन फिर भी मैं पुट ओवर का मीनिंग बता देता हूं। जब तुम डिप्रेस होते हो ना, तो मुझसे जब तुम बात करते हो उसी को कहते हैं पुट ओवर। टू कम्युनिकेट योर फीलिंग, टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट योर फीलिंग, टू कम्युनिकेट योर फीलिंग, टू कम्युनिकेट योर फीलिंग टू समवन। ठीक है, किसी को अपनी फीलिंग कहना, टू समवन, कम्युनिकेट करना। ठीक है भैया, टू कम्युनिकेट योर फीलिंग टू समवन इज कॉल्ड पुट ओवर। तो भैया बहुत सारा काम किया उसने आर्टिकल पे, तो पुतिन इज द राइट आंसर। ठीक है, पुतिन नहीं, पुटिन। और भाई पुतिन जो है ना, वो कैसे बना? बहुत सारा मेहनत करके। तो पुतिन से याद रखना पुटिन। ठीक है, राहुल ओझा कह रहे हैं कि सर आज की क्लास में मजा आ गया, सर प्लीज क्लास को एग्जाम तक कंटिन्यू कीजिएगा। भाई मैं तो कर दूंगा कंटिन्यू, तुम 290-300 लोग जो है तुम कंटिन्यू रह जाओगे। यदि तुम कंटिन्यू रह जाओगे तो मैं भी कंटिन्यू रह जाऊंगा। भाई देखो, इतनी मेहनत करने के लिए ना इतनी बेसिक मोटिवेशन तो चाहिए कि भाई 300 बच्चे तो कम से कम लाइव चाहिए, इससे नीचे तो नहीं चलेंगे। अब यदि तुम 300 से नीचे रहोगे तो भाई फिर मैं पढ़ाने की कोई गारंटी नहीं लेता। यूट्यूब पे यदि मैं फ्री में कोई चीज करा रहा हूं, और क्या लेवल करा रहा हूं भाई, एक क्लास देखो तो सही, और उसके बाद भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर मेरे बस की बात है नहीं भाई। फिर हम भी बेच लेंगे भाई लोगों की तरह। अरे भाई पूरी ग्रामर का, पूरे कॉम्प्रीहेंशन का बैच तो फ्री में कर दिया तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे फ्री में ले आया। अरे रोटी तो मेरा भी परिवार होगा, बनने भी खानी होंगी भाई, हैं? और फिर तुम क्लास भी ना देखो तो फिर सीधी सी बात है 10, 20, 50, 100, 200 बच्चे जो सीरियस है वो पेड भी ले लेंगे। कौन सा 900, 1000 रुपए ज्यादा खर्चा है? तो भाई लाइव मेंटेन रहोगे तो फ्री में पढ़ाऊंगा, नहीं तो पेड कर दूंगा, सीधी बात है। बाद में गाली मत देना, ठीक है, सीधी बात ध्यान से सुन लेना। कभी बाद में कोई कहेगी हाँ देखो फ्री में कहा था, फ्री में कहा था। मैं सही कह रहा हूं, सीरियस रह के पढ़ोगे
तो फ्री में पढ़ाऊंगा, फालतू टशन नहीं सहूंगा भाई, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, द ट्रैक, ट्रैक होता है पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना, पहाड़ों में जो ट्रैकिंग करते हैं उसको बोलते हैं, पहाड़ों का जो जटिल रास्ता होता है उसे ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। द ट्रैक इज डिफिकल्ट और इट इज वर्थ, ओ हो, वर्थ तो भाई छप के आएगा पेपर में। पहली बात तो वर्दी को देखो, अरे भाई वर्दी का मतलब होता है योग्य, और इसके साथ आती है ओप प्रेपोजिशन, और ये भाई साहब होते हैं हमारे एडजेक्टिव। वर्दी के साथ आता है ओप, लेकिन भाई साहब जो वर्थ है ना हमारा लाला, वो प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और ये वेल क्या है भैया? एडवर्ब। भाई प्रेपोजिशन के बाद भैया नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, कोई भी नाउन के पहले एडवर्ब आ भी नहीं सकता, तो इसको घुमा दो। इट इज वेल वर्थ द एंडेवर, एंडेवर होता भैया प्रयास, ठीक है। एंडेवर गाड़ी थी ना एक, ठीक है, वो प्रयास ही था बढ़िया तरीके से काम करने का। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आएगा, एक ये वर्दी वाला आएगा, और एक और आएगा, ठीक है। देखिए, द ताजमहल, छप के आएगा ये क्वेश्चन। द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट, वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट, ठीक है जी। अब भैया ध्यान से सुनो, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, अरे बीच में प्रेपोजिशन कैसे आ गया? तो इसको हटाओ यहां से कभी। हाँ, एक और सुन लो, वर्थ के बाद यदि कोई V1 आई, अरे भैया ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के आने बाद आने वाली हर वर्ब ING में आएगी, तो वर्थ सीइंग तो ठीक है। अब करना क्या है भैया? ये ऐसे करना है, अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। अरे गुरुजी ये क्या हो गया? भाई सुन लो क्या हो गया। भाई वर्थ एक प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद यदि V1 आया तो जिरंड लिखना पड़ेगा, बात सही हो गई। दूसरी बात भैया, अंग्रेजी में प्रेपोजिशन प्लस उसका नाउन या प्रोनाउन, भैया ये क्या होता है? प्रेपोजिशन प्लस उसका नाउन या प्रोनाउन, भैया ये होता है या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, और ये नाउन आगे आने से ये बन जाएगा इसका एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये वाली बात तो उसी का समझ में आएगी जिसने भैया बैच पढ़ रखा होगा मेरा। ये बाप क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये हिला डालेगा सबको, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा वेल वर्थ, तो ये राजी उत्तर इसका, और ये नहीं आएंगे। और इससे ये वर्थ के बाद जिरंड वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये नाउन को आगे लाके इसका प्रेडिकेटिव यूज करने वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। भैया जब मैं बैच पढ़ाता हूं ना, फ्री दे रखा है, बेच नहीं रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भैया ये प्रेडिकेटिव यूज और ये इतनी हैवी डोज है ना, ये आराम से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इंस्पेक्टर RP सिंह कह रहा है, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप आज कुछ गुस्से में दिख रहे हो, मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा, सॉरी बट आज मुझे आपसे डर लग रहा है स्टार्टिंग में। अरे भाई मैं गुस्से में नहीं हूं भाई, जब आप हाई एनर्जी पे कोई काम करते हो तो आप ऐसे ही दिखते हो, ठीक है भाई। मैं पढ़ा रहा हूं और मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? ताकि यूजलेस कमेंट वाले बच्चे अपने चैनल से दूर भाग जाएं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव मोड में दिख रहा हूं। यार मैं गुस्से में नहीं हूं, इतना दिल से इतनी मोहब्बत से काम कर रहा हूं, इतना छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं। अरे बालको, वो मेरे को भी पता है, वो वाले क्वेश्चन अबव द टेबल, अंडर द टेबल, अबव द टेबल की अंडर द टेबल, ठीक है भैया। क्वेश्चन ला रहा हूं अल्टीमेट, टाइम बचाना है और कंटेंट देना मैक्सिमम लेवल, समझ में आई बात? तो भैया क्लास को शेयर किया करो। और भैया मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं, जोश में हूं। हाउ इज द जोश? तो वही है, जोश आई है भाई, ठीक है। गुस्सा नहीं करता यार मैं, ठीक है। गुस्सा तो ऑफलाइन वालों पूछो, आजकल वहां भी कम कर रखा है, ठीक है। हिज लेक्चर वॉज बैंड बिकॉज ऑफ द बंद, अरे बंद होगा ये, ठीक है। अंग्रेजी में कभी कभी ऐसा भी कांड कर देता है, उसका लेक्चर बैन हो गया बिकॉज ऑफ, अरे बैन का मतलब तो मतलब किसी को मना करना होता है, नहीं। कॉल ऑफ का मतलब होता है कॉल ऑफ, बुला, मैं तुम्हें बुलाऊं क्लास लेने और फिर ऑफ कर दूं, यानी कैंसिल करना। क्या करना? कैंसिल करना। तो लेक्चर को डिस्टर्ब, उसका लेक्चर डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ बंद ना, ना बंद था तो फिर डिस्टर्ब क्यों होगा? इंटरप्ट होता है बीच में रोकना, जैसे मैं पढ़ा रहा था अभी, ये बीच में ये कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ तो ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना। यदि ये इसका मीनिंग बता रहा हूं ना तो ध्यान से सुन लेना, यही सिनोनिम आया मिलेगा कल को, छपा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? कॉल ऑफ, ये आसान है। चलिए आगे आइए। While crossing the highway, a 5-year-old child was knocked out by a passing car.
एक गुजरती हुई कार ने क्या कर दिया, नॉकआउट। भैया ध्यान से सुनना, नॉकआउट होता है ये जो भारत ने कल चैंपियन ट्रॉफी जीती है ना, ठीक है, भारत ने कल जो चैंपियन ट्रॉफी जीती है, ठीक है, ये क्या है, आईसीसी का टाइटल है जो भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती है। इससे पहले भारत ने 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। उससे पहले 2002 में जो मैच है ना, वो बारिश के कारण पहले दिन नहीं हुआ, अगले दिन भी नहीं हुआ, रिजर्व डे पे भी नहीं हुआ, तो वो दोनों को इक्वल इक्वल बांट दी गई थी। तो भारत की ये एक टाइप से देखी जाए तो तीसरी चैंपियन ट्रॉफी थी जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने जीती। इस चैंपियन ट्रॉफी का पुराना नाम नॉकआउट ट्रॉफी था। बेटा हम दूर दूर तक की बातें जानते हैं। इस चैंपियन ट्रॉफी का पुराना नाम, अरे कैमरा ब्लर हो रहा है क्या, एक बार देख के बताना, कैमरा ब्लर हो रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ब्लर होने की, अब नहीं होएगा मेरे सामने आने के बाद। चलिए, इस चैंपियन ट्रॉफी का पुराना नाम नॉकआउट ट्रॉफी था। और नॉकआउट का मतलब होता है, जैसे नॉकआउट मैच होते हैं ना, कि मतलब हारते ही बाहर हो गया, ठीक है, तो नॉकआउट होता है किसी को बाहर करना, किसी को बाहर करना, फ्रेजल वर्ब है ये, बाहर करना। और जब दरवाजे पे खड़खड़ 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 दरवाजे पे करते हो ना तुम नोक, तो नोक एट होता है खटखटाना, खटखटाना। और नोक डाउन, अरे तुमने इतना तेज नोक किया कि तुमने गिरा ही दिया उसको, नोक डाउन होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। और इसी मीनिंग में एक फ्रेजल वर्ब होती है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। तो देख लेना जो मीनिंग हो। तो भाई कार ने एक 5 साल के बच्चे को टक्कर मारी है लाला, नॉकआउट की बात नहीं है। नॉकआउट तो बॉक्सिंग में करते हैं, मुक्का मार के गिरा दिया तो नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब बाहर करना, ठीक है। तो इस चैंपियन ट्रॉफी का पुराना मीनिंग क्या था भैया, नॉकआउट था। इसका चैंपियन ट्रॉफी का पुराना नाम नॉकआउट ट्रॉफी होता था, ठीक है जी, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, ओ हो, यू हैव प्लेड इंस्टीड ऑफ, भैया ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में ना एक होता है इन स्पाइट ऑफ, बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, और ये बराबर होता है अंग्रेजी में डेस्पाइट के। तो भैया डेस्पाइट के साथ ऑफ मत लिखना कभी भी, इन स्पाइट आया है तो ऑफ लिखना। अच्छा, इसकी लड़ाई होती है इससे, इंस्टेड ऑफ से। अभी तो आपको दिखाई नहीं आ रही, लेकिन आज की क्लास में ये क्वेश्चन ले रखा मैंने, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब देखो, इसका मतलब के बावजूद, और इसका मतलब होता है के बजाय, ठीक है, दोनों में अंतर है। वो कह रहा तुम खेल रहे थे के बजाय काम करने के, काम करने के बजाय तुम खेल रहे थे, तो ये प्रेपोजिशन हो गई। और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब लिखनी है तो भैया वो आईएनजी फॉर्म में लिखनी है, इससे ये नाउन का काम करता है। और जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करता है तो इसे जिरंड कहते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, इनका कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक सिंपल सी प्रेपोजिशन है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू हायर्स इन दिस लैबोरेटरी शुड एंटीसिपेट एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। तो न्यू हायर्स हुए इस लैबोरेटरी में, उन्हें एंटीसिपेट करना चाहिए। एंटीसिपेट होता है पहले से ही कोई काम करना, पूर्वानुमान। एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड है ना, एंड बट ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है लाला। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन सिमिलर चीजों को जोड़ते हैं। ये जिरंड कहां से आया, ये शुड मॉडल है। यदि ये दूसरी वर्ब ले रहा है तो ये V1 है, तो एंड के बाद तो V1 आएगी, तो गेट आनी चाहिए, ठीक है। अब एंड के बाद ये तो गेटिंग वाला तो गलत है, तो ये कट गया। अब एंड के बाद यहां भी गेटिंग है, यहां क्या है ऑब्टेनिंग, तो एज वेल एज आ जाएगा। तो ये दोनों कट के और क्या आ जाएगा, एज वेल एज। तो क्या कह रहा है, जो नए हायर्स है लेबोरेटरी में उन्हें एंटिसिपेट करना चाहिए एक्सीलेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और वैल्यूएबल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इस कोमा की जरूरत नहीं है। तो भैया ये एंड का अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। अब यहां भैया इतना दिमाग कौन लगाए तुम में से कि अच्छा ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कि कंजक्शन का है। भाई ये कनेक्टर का क्वेश्चन है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गलत क्यों हो रहे हैं, कितना भी पढ़ के चले जाओ गलत होंगे जब तक ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे।
प्रैक्टिस जरूरी है परफेक्शन के लिए, और परफेक्शन के लिए ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी हर बालक को। नहीं करोगे तो इसके बिना रिजल्ट में कहीं ना कहीं लैग ही करोगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार 11 बज गए, समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन हुए तो यार। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देता हूं फटाफट दो तीन बातें बता देता हूं। पहली चीज, 20 क्वेश्चन हुए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया है भाई, 1 घंटा डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 घंटा डेली। त्योहार वाले दिन छुट्टी रहेगी, जैसे अब होली वाले दिन है, होली वाले दिन छुट्टी रहेगी भाई, बिल्कुल क्लियर है बात। संडे वाले दिन छुट्टी रहेगी, कोई भी बड़ा त्योहार और संडे ये छुट्टी होंगी, बाकी लगातार क्लास होगी डेली 10 बजे। भैया पहले तो अब पूरी बात सुन लेना सब लोग, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस बात को आग की तरह इस जंगल में फैला दो। एक तो ये प्रैक्टिस बैच है जिसमें प्रेपोजिशन की पहली क्लास है, बड़ा चैप्टर है, इसकी हम 5 से 6 क्लास करेंगे, लेकिन आपका सिस्टम बहुत ऊपर चला जाएगा। इस प्रैक्टिस बैच की खास बात क्या है, एक कॉन्सेप्ट एक बार करेंगे, यानी एक ही चीज को बार बार नहीं पिटेंगे, एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसके आसपास की चीजें वहीं से कवर कर लेंगे। और दूसरा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट एक बार, मतलब हर कॉन्सेप्ट एक बार जरूर करेंगे, और जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद लूंगा एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट, वो भी फ्री रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात प्रैक्टिस बैच की, डेली रात 10 बजे क्लास होगी। अब आ जाओ भैया, यदि कोई हमारा बालक ऐसा है जिसको नहीं पता है, ध्यान से सुन लो, बेच नहीं रहा हूं, 400 प्लस वीडियो से तैयार किया हुआ पूरा मेरा इंग्लिश का बैच है। ठीक है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना कैसे मिलेगा वो बैच। वो अलग से वीडियो है जो मैंने 5-4 दिन पहले डाली थी, 25-30 हजार व्यूज भी हो रखे हैं उस वीडियो के। हो सकता है जब तक आप देखें, हो सकता है उसके और ज्यादा व्यूज हो जाए। ठीक है, तो कंप्लीट इंग्लिश का बैच है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सब कुछ बेसिक से चैप्टर नंबर के साथ डला हुआ है। ठीक है, और भैया ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई मैसेज करना तो इस पे करो, तुम ना जो ये कमेंट में बात करते हो ना वो यहाँ पे किया करो। और यदि आपको लगी है भैया क्लास बेहतरीन खूबसूरत, तो आप इस वीडियो के लाइव में नहीं, एंड होने के बाद एक कमेंट, जब 1 घंटा पढ़ते हो ना तो उसके बाद 1 मिनट अलग से चाहिए मुझे, क्योंकि लाइव पे जो कमेंट आप करोगे ना वो मुझे दिखेगा नहीं, लाइव पे जो कमेंट आप करोगे वो मुझे दिखेगा नहीं, लाइव एंड होने के बाद जो कमेंट करोगे वो मुझे दिखेगा। और भाई यदि आप सच में ऑफलाइन बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो भाई स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट हिसार में आइए, हम ऑफलाइन में अल्टीमेट लेवल की तैयारी कराते हैं। और एक और खुशखबरी आपके लिए, कल रात 9 बजे स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी हमारे इस चैनल पे होगी। कल रात 9 बजे स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी शुरू होगी, वो टीचर अलग पढ़ाएंगे, मैडम है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि किसी का स्पोकन पर्पज है तो ही और शी कैन ज्वाइन दैट क्लास ऑल्सो। और एक बात बता दूं, स्वास्थ्य के प्लेटफॉर्म पे इतना अल्टीमेट लेवल का काम, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, ठीक है, अल्टीमेट लेवल का काम होता है। बहुत जल्दी आपको जीएस दिखाएंगे कि जीएस का कैसे जी निकाल देंगे हम। ठीक है, तो आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, दास स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक छोटी सी बात है, ये प्राइम बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, प्राइम बैच क्या है, 999 रुपए का है, और इसमें आपको सब मिलता है, अंग्रेजी, मैथ, जीएस, रीजनिंग, पीजनिंग, सब कुछ इंक्लूड है इसमें प्राइम बैच में, 999 रुपए में सारे कोर्स। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये होली तक का ऑफर है। वैसे उस बैच की जो ओरिजिनल कॉस्टिंग है वो 4999 है, वो भी कर रखी है। ठीक है, यदि किसी को लेना हो तो वो ले सकता है। तो भैया एक कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जो बच्चा करेगा कमेंट, उसका कमेंट मैं पढ़ूंगा, लाइक करूंगा, डिसलाइक करूंगा, उत्तर दूंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है, और अभी कुछ मत पूछो, ये पीडीएफ आएगी सारे टेलीग्राम चैनल में, जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल है सब में आएगी। और एक बात और सुन लो, ये मत पूछो कॉपी बनाए या ना बनाए, जो मन करे वो करो। ठीक है, जो मन करे वो करो। ठीक है, और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपकी निजी क्वेरी का उत्तर दे दूंगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कल रात 10 बजे मौजूदगी चाहिए तगड़ी। ठीक है, धन्यवाद।